अब मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे पहले तो इनको वेलकम करता हूं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, वेलकम टू द शो। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा अब आपके सामने जनाब मसला रखता हूं। मैंने तमहीद बांधी, लंबी चौड़ी तो नहीं थी, मुख्तसर सी तमहीद थी। बात यह है कि हम सियासी झोलझाल में फंस गए, एक दूसरे पर उंगलियों उठाने पे लग गए। इसमें टाइम हो गया ज़ाया। जो रियल इशू था वो मईशत का इशू था। हमें बताया गया सीपेक के बारे में, रिज़ल्ट सीपेक का नील बटा सन्नाटा। फिर हमें बताया गया जनाब FATF का, अगर FATF की हम शराइत मान लेंगे सारी दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे। तो FATF की वाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि जनाब अब हम जो है वो एक हुकूमत जो है वो बड़ी गलत पॉलिसियाँ अपना रही है, इसको हटाएंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा, डॉलर भी काबू में आ जाएगा। और लोग वाकई में एग्जॉस्ट हो गए थे, तो वो गवर्नमेंट भी चली गई। फिर हमें बताया गया कि भाई अब तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, IMF के प्रोग्राम की तरफ हम चले जाएंगे। उसमें भी 1 साल से ज़ायद लग गया, नील बटा सन्नाटा। अब बजट आ गया सर के ऊपर। आजकल करते हुए IMF वालों ने हमें लटका के काफ़ी देर घसीट दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि जनाब हर चीज़ के मुतल्लिक हमारी एक थ्योरी बनी हुई है कि अगर ये हो गया तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर IMF के प्रोग्राम में भी हम आ गए तो कौन सा कल दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें नाजरीन को। और दूसरा इस पर भी फोकस दें कि आजकल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि IMF से लोन ले ले, क्या कहते हैं? वो देखें, एक बंदर था जंगल में, तो उसने कहा कि सारे जानवरों को इकट्ठा किया, कभी इधर छलांग लगा रहा है, कभी उधर छलांग लगा रहा है, आराम नहीं कर रहा, छलांगें बहुत ज़्यादा लगा रहा है। तो वो कोई उसका फैलो जंगली था, तो उसने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है, तुम इतनी छलांगें जो लगा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मुझसे ये मत पूछो इसका फ़ायदा क्या है, बस ये देखो कि मेरी आनी जानी कैसी है। तो बेसिकली जो चीज़ें इकॉनमी के अंदर चल रही हैं वो सिर्फ आनी जानी जो है वो दिखाया जा रहा है। अब उस आनी जानी की वजह से जो आपके रियल इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर किसी बंदे को कंसर्न ही नहीं है। आपने FATF की बात की, हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको कहा था कि देखें, बात सुने, FATF जो है ये एक बड़ा माइनर सा इशू है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाइट लिस्ट में आ जाएंगे तो पूरी दुनिया अपना सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर ला के इन्वेस्ट कर देगी। और फिर आपको ये भी बताया था कि सीपैक वाकई ही गेम चेंजर था, और अभी भी अगर हम होश के नाखून लें तो वो गेम जिसके बारे में सोचा था वो चेंज हो सकती है। सवाल पैदा ये होता है कि जब सीपैक आया तो क्या आपने सीपैक से मुकम्मल तौर पे जो उसके कह लें कि फ्रूट्स थे उनको हासिल करने के लिए आपने कॉम्प्रिहेंसिव कुछ जामे पॉलिसी बनाई? और अब तो ये चीज़ें इतनी आसान हो गई कि एक रेडी वाला है जो उसको भी समझ आ रही है कि भाई साहब, जब तक आप कोई कॉम्प्रिहेंसिव जामे प्लान नहीं बनाएंगे, मुल्की मफाद के बारे में नहीं सोचेंगे, आप जो मर्जी हमें कहानियां बनाते रहें, मुल्क जो है ये डे बाय डे गड़े में ही गिरेगा। अच्छा, उसके बाद आपने कहा जी हुकूमत ये आएगी और जाएगी तो फिर चीज़ें होंगी। वो बंदर वाली बात देख लें आप, उसकी जो आनी जानी थी वो हुई। उस आनी जानी के अंदर जो है वो क्या कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से हम ये समझें कि वाकई ही इस हुकूमत के चेंज होने से मुल्क के अंदर जो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। एक बड़ी अहम बात जो हम सारे भूल जाते हैं वो ये, और ये भी बात मैंने आपके प्रोग्राम में ही कही थी कि 2025 तक हालात जो हैं वो ऐसे ही रहने हैं। वजह यह है कि पूरी दुनिया जो रिसेशन का शिकार है, और डिप्रेशन का शिकार है, पूरी दुनिया के अंदर डिप्रेशन रिसेशन आ रहा है, तो उसके इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी होने, क्योंकि आप एक ग्लोबलाइज्ड विलेज के अंदर रह रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हमने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो इस इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। और ये मेरा ख्याल है कि 24 का साल भी ऐसे महंगाई का साल होगा, बेरोजगारी का साल होगा, और आपकी ग्रोथ नीचे आएगी। 25 के हाफ में जाकर चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी सेटल डाउन होना शुरू होंगी। नहीं, आम नुक्ता आप दे रहे हैं इस हिसाब से कि 2025 के बाद ही मामला ठीक होते दिखाई देंगे, लेकिन मसला ये है कि 2025 में 2 साल हैं। अवाम पाकिस्तान की सख्ती देख चुकी है 2 साल की पहले, उसमें पिछली हुकूमत का भी टेनोर भी था और इस हुकूमत का टेनोर भी है। अब बात यह कि कोई ओनरशिप क्यों नहीं ले रहा हमारी इकॉनमी की। आप हैरान होंगे कि जितने वज़राए ख़जाना से अगर पूछा जाए तो हर वज़ीर ख़जाना कहता है जी मुझे ख़राब मिली थी और मुझे वक्त नहीं दिया, या मैं करना चाह रहा था मैं कर लेता। जिनमें सबसे सर फहरिस्त मुख्तलिफ, अब मैं नाम नहीं लेता, छोड़ें,
वजीर खजाना कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी की कि भाई मेरे दौर में ठीक थी। हर आदमी कह रहा मुझे बुरी मिली थी, मैं करता क्या, मैंने कोशिश की, अब और बिगड़ गई। क्या कहते हैं आप? बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, हमने पाकिस्तान को ओन तक नहीं किया। बाकी वजारत खाना जो मुश्किल हालात हैं उसकी ओनरशिप कब ले? जब जब हमें टाइम मिला हमने इस मुल्क को लूटा। मुझे बताएं आप कितना ओन करते हैं, मैं कितना ओन करता हूं? खाली ये कह देना कि मैं पाकिस्तानी हूं, खाली आप ये कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। जब तक ये सोच इंडिविजुअल लेवल पे नहीं उभरेगी तब तक मेरा ख्याल है कि आप ये तो खाम ख्याली होगी कि आप इसहाक डार साहब कहें जी आपको, उन्होंने कहा जी मुझे माशियत खराब मिली थी, और इसका मतलब फिर एक्सपर्टीज आपकी कहाँ गई? अब जो आसान हालात होते हैं उसमें तो हर बंदा जो है मुल्क चला लेता है। आपकी एक्सपर्टीज जो है उसका फायदा तभी था ना हमें कि आपको खराब माशियत दी है तो आप हमें उसको एटलीस्ट चलने के काबिल तो बना के देते। दुरुस्त फरमाया आपने, नहीं ये तो दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन देखें ना कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा। अफलातून जितने आए पहले, सुकरात आए और अरस्तु आए, उनमें से कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हर कोई ये कह रहा है कि जी बीच में मुझसे असल में ओहदा ले लिया था इसलिए मुल्क बिगड़ गया, अगर मेरे पास ही रहता तो मैं ठीक कर देता। वो देखें बात अली भाई वही आ जाती है, एक जो चीज़ बड़ी कॉमन सी है, और मैंने आपसे पहले भी कहा इसी दौर में बात की कि एक रेडी वाले को अब ये समझ आ गई है कि जब तक जो पॉलिसीज़ हैं मुल्की मफाद की खातर नहीं अडॉप्ट की जाएंगी तो ये मुझे ख़राब माशियत मिली, मैं ठीक ना कर सका, मुझे ठीक मिलती तो मैं पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा देता। ये बहुत से लोगों ने ये बातें पहले कही हैं। जितनी दूध की नहरें बही हैं वो आपके सामने। अल्टीमेट फोकस जो है हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसके ऊपर लेके चलना पड़ेगा, और हमें बिल्कुल सिंसियर हो के, जैसे मैंने कहा कि ओनरशिप जो है हमें पाकिस्तान को ओन करके अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो कोई नहीं, हालात खराब आते हैं कौमों की जिंदगी में, फिर कौमें उन मुश्किल हालात को पार करती हैं, फेस करती हैं, और फिर कौमों की तकदीर बदलती भी है। मैंने अभी परसों एक वीला किया, उसमें अंदर मैं देख रहा था कि चाइना ने 2008 में कॉमिक, चाइना जो इनके कह लें कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो 28 मई को चाइना ने पहला बोइंग त्यारा अपना जो है उसमें मुसाफिरों की परवाज करवाई है, C919। अब 2008 से लेकर 2023 तक का कोई लंबा सफर नहीं है, ये 15-16 साल ऐसे कल की बात लगती है। तो मुझे बताएं कि पिछले 15-16 साल से हमने डेवलप किया, हम तो अभी तक जो है जो बेसिक हमारी जरूरियात है उसी के गिर्द ही रो रहे हैं। अब चाइना जो था उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई, जो 20, 25, 30 साल की पॉलिसियां बनाई उन्होंने, और उनको उन पॉलिसीज के सम्राट जो है 15 साल बाद ही मिलना शुरू हो गए। तो आपके यहाँ अभी हम फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी जो है मुल्की मफाद की खातिर में लेके चलनी चाहिए। शहबाज साहब बात कुछ ऐसी है कि ये आपकी बातें थोड़ी तल्ख भी हैं, सख्त भी हैं, लेकिन अब उनको चैलेंज करना इसलिए मुश्किल है हुकूमत की जानिब से भी और माजी की हुकूमत जो अब अपोजिशन बन गई उनकी जानिब से भी, क्योंकि जब तक वो खातिर खा कोई तरक्की नहीं करके दिखाएंगे मईशत में तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये आपकी बात में डिप्रेशन वाली भी मान लेता हूँ, लेकिन जो जीडीपी का रेट आपका जा रहा है ना सर, ये मुनफरिद है जीडीपी ग्रोथ रेट। देखो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है दुनिया में स्लो डाउन आया है, लेकिन ये जो आपका ग्रोथ रेट आया है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आया। आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक बात आपकी। ग्रोथ रेट जो है 0.3%, बल्कि 0.3 बड़ी हैरानी होती है, जो कोई पता नहीं 6% इन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो जब आपकी ग्रोथ जो है लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री सबसे वो श्रिंक हो जाएगी तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट जो है वो तो जीडीपी के ऊपर पड़ेगा, और इसी वजह से आपका चूंकि आपके सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव या स्लो डाउन हो गई है, वो चाहे हमारी नाअहली की वजह से, वो चाहे हमने गवर्नमेंट को टाइम नहीं दिया कि पूरी तरह से काम कर सके, वो चाहे जो ग्लोबली इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबल लेवल पे हालात ख़राब हुए हैं, उसका सारे का सारा इफेक्ट तो हुआ। फिर वही बात ये है कि आप बताइए कि जब ग्लोबल लेवल के ऊपर शॉक्स आ रहे थे तो आपने क्या तैयारी की कि आपकी इकॉनमी जो है वो उन शॉक्स को अब्जॉर्ब कर सके, वो नेगेटिव शॉक हो चाहे पॉजिटिव शॉक हो। तो ये तैयारी तो आप लोगों को करनी चाहिए। फिर आप पिछले साल, सवा साल से या 1.5 साल से बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है आपको प्रॉब्लम थे तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर भी रह के सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड करने चाहिए। अब आप ये कहें कि मुझे खराब माशियत मिली थी तो इसलिए मैं ठीक नहीं कर पा रहा, सवाल मेरा फिर वही है, तो फिर आपने पूरी जिंदगी जो है हुकूमत भी की, पार्लियामेंट में रहे, वजीर खजाना रहे, बड़ा कुछ किया आपने, और माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कदर करता हूँ दिल से, तो फिर आपकी एक्सपर्टीज किधर गई? तो सवाल तो ये है कि
जी। अच्छे हालात में सारे लोग काम कर लेते हैं, अगर बुरे हालात में मुल्क आपका फंसा है तो उसको अच्छे हालात में लेके आए, तो फिर मेरे ख्याल में मेरे जैसा बंदा भी सल्यूट करेगा इनको, और हर बंदा सल्यूट करेगा इनको। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी एक मसला है, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमने सही से अपनी चाल चली नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी जुर्रत चाहिए थी। अब चूँकि हमने सही से चाल नहीं चली तो मामलात हमारे हाथ से बाहर निकल गए, और जो लोग हमें पैसे मुहैया करते थे जब हमारे बुरे या मुश्किल अदवार आते थे, उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। मतलब आजकल के दौर में अगर कोई मुल्क आपको 2 अरब या 3 अरब डॉलर देता है तो ये तो पीनट्स हैं, और वो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक उधार दे के आपको, यानी वो कोई ग्रांट की सूरत में या कोई एड की सूरत में तो दिए नहीं आपको। तो मेरी समझ से, या मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमने अपने गलत पत्ते क्यों खेल दिए बैनुल-अक़वामी सतह पर। वो अली भाई देखिए, हमें सोच चेंज करना पड़ेगी। मैं पीछे दिनों खुर्रम दस्तगीर साहब का ये बयान पढ़ रहा था कि अगर हमें कहीं से कर्जा नहीं मिलता तो मेरा चाइना के ऊपर रिलायंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये बात क्यों करते हैं कि चाइना को हमारा रिलायंस बढ़ जाएगा, बस सेल्फ रिलायंस की बात क्यों नहीं करते? कि 75 सालों में जो खुदी का सबक आपने पढ़ा था और हमें पढ़ाया भी जाता रहा, और जाहिर सी बात है जब तक आप उस खुदी के ऊपर या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, आप तरक्की कैसे करेंगे? और ये भी बड़ी तयशुदा बात है कि लोग आपको भीख कब तक देंगे, कब तक कर्जे देंगे। जिस मुल्क ने कर्जा देना है उसने ये भी देखना है कि अगर मैं अली भाई को कर्जा दे रहा हूं तो मैं ये भी तो देखूं कि अली भाई मुझे कर्जा जो अपने वादे के मुताबिक मुझे वापस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सूरत तो ये भी कैपेसिटी जो है मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम ही नहीं हुआ। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम हुआ होता तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि मैंने एक प्रोग्राम देही तरक्की पर भी किया, एग्रीकल्चर पे भी किया। पाकिस्तान के अंदर तो आपने प्रोग्राम देखे ही नहीं होंगे जो कभी एग्रीकल्चर पे हों। आप ख़ुद मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये वो मुल्क है जहाँ पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है कि 2/3 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। ताहम आपने टीवी पर प्रोग्राम नहीं देखा एग्रीकल्चर। अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने नहीं देखा। आपके यहाँ टड्डी दल का हमला भी हो गया, टड्डी दल का, और साथ में आपके यहाँ इतना बड़ा सैलाब भी आया, लेकिन आपके मुल्क में एग्रीकल्चर पे किसी ने 1 घंटा गुफ्तगू करना गवारा नहीं की। कोई वफाकी वजीर ना आया, ना माजी में ना मौजूदा हालात में। क्या कहते हैं? नहीं, मैं भी वो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात करूँगा। अगर मैं जान की ईमान पाऊँ तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रोग्राम की बात करें, मुझे ये बताइए कि प्रोग्राम जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स के ऊपर कौन से हो रहे हैं। मैं तो अक्सर कुछ लोग हैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आगे दावे करते हैं। एक आध बंदे ने आपके प्रोग्राम के अंदर भी दावा किया, तो मैं हैरान हो रहा था इस बंदे को जो ये बात कर रहा है उसकी बेसिक्स का नहीं पता, और वो 193 कंट्रीज की स्टडीज का हवाला दे रहा। भाई, आप जब रिसर्च की बात करते हैं या किसी का दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को मुल्क के जो आपके डायनामिक्स हैं वो और जो दूसरे मुल्क के डायनामिक्स है उनको भी आपको नजर में रखना चाहिए। तो अब मसला ये है कि मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां इकोनॉमिक्स काम ही नहीं करती। इकोनॉमिक्स जो पाकिस्तान के लिए नहीं बनी, वो दूसरे मुल्क जो हैं वहां काम करती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अजम्पशंस हैं उनको हमने कांस्टेंट तो किया ही नहीं। हम करप्शन को कभी तक कैप्चर ना कर पाए। और मैं ये कहता हूं कि जब तक आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जितने मर्जी टेक्निकल मॉडल लगा लें, जितने मर्जी आप बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बना लें, मुझे एक बात बताइए, आपकी उस पॉलिसी के अंदर जब तक ऑनेस्टी का लेवल नहीं होगा या वो फैक्टर शामिल नहीं हो या उनसर शामिल नहीं होगा, तो मुझे बताएं कि आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आप जो मैं अभी बात ये कर रहा हूं इसको ओवरऑल 75 साल हिस्ट्री का देख लें, जो जो पॉलिसी जिस जिस साल में अप्लाई हुई या इंप्लीमेंट की, जहां थोड़ा बहुत उनसर ऑनेस्टी का मिला, मुल्क ने तरक्की की। और यही वो ओनरशिप की बात है जो मैं आपसे कर रहा था कि जब तक हम पाकिस्तान को अपना मुल्क, मेरा मुल्क, आपका मुल्क। आपकी आवाज़ गालिबन मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन जो बात आप ओनरशिप रहे हैं उसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे मुल्क के अंदर ओनरशिप कोई नहीं रहता है इस मुल्क की।